अस्सलाम वालेकुम। आज वुकला कन्वेंशन था एक लाहौर में और उसका एलामिया काफ़ी सख्त अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया। उन्होंने कहा कि वुकला मौजूदा आइन, अदलिया की आज़ादी और सूबाई खुद मुख्तारी के साथ खड़े हैं। मौजूदा हुकूमत ने अदालती ढांचे और निज़ाम को तबाह करने के लिए नाम नहाद, ये जो लफ्ज़ उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया, नाम नहाद तरमीम पैकेज मुतारिफ़ करवाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हकीकी वफाकी आइनी अदालत है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी कोई अदालत नहीं बनाई जा सकती। आइन के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्लियामेंट से कोई आइनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। वुकला आइन और आइनी निज़ाम को कमज़ोर करने की तमाम तर कोशिशों के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। और इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है। बुनियादी तौर पर वो चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह को 26 अक्टूबर को चीफ़ जस्टिस बनता हुआ देखना चाहते हैं और उसका नोटिफिकेशन भी फौरी उसका मुतालबा कर रहे हैं। ये इसके 10-12 नुकात हैं इनके एलामिया के अंदर। लेकिन इसके साथ एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज, और वो है स्पीकर साहब ने एक इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से तफसीली फ़ैसला आना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने एक वजाहत मांगी थी और उसकी वजाहत के जवाब में 8 वो जजेस जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया था, इन चैम्बर उसके हवाले से रिव्यू किया और एक 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहती नोट जारी करते हुए दोबारा से डायरेक्शन जारी कर दी कि ये मामला क्लोज़ है, ये सीटें सारी PTI की हैं, आप इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करिए। लेकिन स्पीकर साहब ने आज इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है। वो कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। बुनियादी तौर पर ये लाइन, जो पहली लाइन है, ये लाइन दुरुस्त नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो फ़ैसला है उसे आप किसी आइनी तरमीम के ज़रिए तो बदल सकते हैं, किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उसको अंडू नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं बड़ी क्लियर कट हैं, वाज़ेह हैं, उसमें इबहम नहीं है। तो स्पीकर साहब का जो ये ख़त है एक ऐसे तनाव की तरफ इशारा कर रहा है कि 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज़ हैं या 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, वो हमें इस मामले में लड़ते हुए नज़र आएंगे। एक तरफ पार्लियामान, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो होल्ड बैक कर रहा है उस नोटिफिकेशन को, डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट का पहले हुक्म आया, फिर वजाहती हुक्मनामा आ गया, अब तफसीली फ़ैसला आना बाकी है। लेकिन वो इसके ऊपर इजलास कर रहे हैं, लेकिन वो 41 मेंबर्स का नोटिफिकेशन नहीं कर रहे। 41 मेंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि उनकी हैसियत इंडिपेंडेंट की है, वो किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, PTI के हैं या सुन्नी तहरीक के हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट कंसिडर करें तो जो मुजवज़ा आइनी पैकेज है उसके अंदर उनका वोट डलवा कर काउंट करना आसान है। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में वो वोट अगर डल भी जाए तो काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो 63 एक है, एक मुतनाज़ा सा फ़ैसला जस्टिस बुंदियाल साहब करके गए हुए हैं। वो फ़ैसला फील्ड में है अभी तक, जब तक उसको रिव्यू करके रिपील करके ख़त्म ना कर दिया जाए, उसकी रोशनी में किसी पार्टी का मेंबर अगर पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए वोट करता है इस आइनी पैकेज के लिए तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर ये सूरत हाल हो तो फिर हुकूमत के पास तादाद पूरी करने के लिए कोई मैजिकल वांड नहीं, कुछ भी करना चाहें, कोई जादुई छड़ी लहराएँ वो हवा के अंदर, लेकिन फिर भी 211 को 8 अगर JUI सपोर्ट कर दे, ये बिग गिफ है। अगर कर भी दे तो 219 पर पहुँचते हैं, 224 कौमी असम्बली में हम नहीं पूरे होते। और इसी तरीके से सेनेट से 55 से 60 JUI की मदद से हो सकते हैं, 64 फिर भी नहीं होते। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। स्पीकर साहब कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंजूर हुआ। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफजुल अमल हो चुका है। आज़ाद अरकान किसी जमात का हिस्सा बन गए, इनकी वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब काबिल अमल नहीं है। अब ये काबिल अमल नहीं है, ये एक ख़त के ज़रिए नहीं तय हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो मुरवजा असूल व ज़ाबित है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो आ चुका है वो लागू होगा जब तक उसको किसी आइनी तरमीम के ज़रिए आप बदल ना दें, और आइनी तरमीम अभी हुकूमत लाने की पोजीशन में नहीं है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएँ। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल कराए, जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती के असूल पर अमल करें। इलेक्शन कमीशन का आइनी फ़र्ज़ है कि वो पार्लियामेंट के कानून का एहतराम करे। पार्लियामेंट की इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी हैं। आज हमारे साथ जो शुरा हैं बैरिस्टर दानियाल, वी होप कि हमें PMLN से शॉर्टली ज्वाइन कर लेंगे। सेनेटर रौन अब्बास बब्बी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलाउद्दीन अहमद साहब मारूफ मारे कानून हमारे साथ हैं, शर्जील मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुश आमदीद कहते हैं। सलाउद्दीन अहमद साहब से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का। सलाउद्दीन अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाउद्दीन साहब, ये जो वुकला का एलामिया तो आ गया, लेकिन मैं पहले आप ही से जानना चाहूँगा, जिस तरीके से कोशिश की गई और जो तरमीम तजवीज़ की गई, आपका आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा, आपने भी उसका काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस लिया। क्या उसके अंदर फ्लॉज क्या थे, क्या कमियाँ थी, खामियाँ क्या थी और क्या मुस्बत पॉइंट है? एक तज्ज़िया आप दे सकते हैं इसके ऊपर हम? जी देखें, एक तो सबसे पहले जो फ्लॉ था, जो तरीक़ेकार अपनाया गया कि आप एक जो आइन होता है वो एक आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरी कौम का।
अपना हर शख्स पे ये लागू है कि वो उसका एहतराम करे, उसको फॉलो करे। आप जब आइनी तरमीम करने जाते हैं तो ये जो तरीक़ेकार है ये डिक्टेटर्स तो करते आए हैं कि रातों रात एक आइन को ही तब्दील करने की कोशिश करें, मगर किसी भी जमहूरी निज़ाम में आप जब आइनी तरमीम करने जा रहे होते हैं तो आप उस पर 100 बार सोचते हैं। हर जगह से, हर तमाम स्टेक होल्डर्स से मशावरत होती है, वो ड्राफ्ट जो होता है सर्कुलेट होता है और लोगों से प्रपोजल्स मंगवाई जाती हैं। और ये बात नहीं है कि इन जमातों को इस चीज़ का इल्म नहीं था। 18वीं तरमीम में आपको याद है अपना, बेशक पार्लियामेंट्री डिबेट्स शायद उस लेंथ की नहीं हुई थी, मगर हर जमात का नुमाइंदा था, हर बार एसोसिएशन से पूछा गया, से प्रपोजल्स इनवाइट किए गए, अपना उन तमाम चीज़ों को थ्रेडबेर डिस्कस करके फिर आगे बढ़ा गया। यहाँ तो पार्लियामेंटेरियन जिनको बुलाया गया था उनको खुद इल्म नहीं था कि हम किस चीज़ पे हाँ या ना करने जा रहे हैं। तो ये अव्वल तो तरीक़ेकार से इशू था, मगर अगर आप तरीक़ेकार से आगे बढ़ भी जाएं तो जो उसमें उन्होंने जो चीज़ें की थी, कुछ पार्टीज़ ने उसको बाद आके उन्होंने ये भी किया, कहा कि हमसे कहा गया था कि करके अगर ले लें सलाउद्दीन अहमद साहब, एक एक करके ले लें, अगर आईनी अदालत का जो तस्वुर दिया गया है इस आईनी पैकेज के अंदर, वकला ने आज उसको काफ़ी स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। आईनी अदालत बननी चाहिए, वफाकी आईनी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट से बाला हो और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स उस आईनी अदालत को दे दी जाएँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वो सुने और वो काफ़ी हावी हो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर लगता है कि उसकी सबऑर्डिनेट हो जाएगी। आपका तजिया क्या कहता है इस खास पर्टिकुलर तरमीम के हवाले से? जी, एक तो चीज़ है कि उस आईनी अदालत में बैठेगा कौन। जो इन्होंने तरीक़ेकार दिया था कि आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस वो होगा जिसको प्राइम मिनिस्टर नामज़द करेगा, उसके बाद जो बाकी जज साहिबान होंगे वो सदर पाकिस्तान अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस, उसी नए चीफ जस्टिस की मशावरत के साथ। तो मकसद यही नज़र आता है कि जो नई ये आईनी अदालत बनाई जा रही थी उसको किसी तरीके से हुकूमत और रूलिंग पार्टीज़ के ताबे रखा जाए ताकि अहम आईनी मामलात जो हैं वो उस तरीके से कंट्रोल कर सके। मगर ये भी अगर फिर बिलफर्ज अगर आप तसव्वुर कर लें कि एक अच्छा तरीक़ेकार बनाया जाए जिसमें आईनी अदालत के जजेस की तकर्री जो है वो बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाए, इवन देन जो ये आईनी अदालत का बुनियादी आइडिया है ये पाकिस्तानी कॉमन लॉ कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल अनवर्केबल है। मिसाल दी जाती है रशिया, टर्की, जर्मनी, फ्रांस, इन ऐसे दीगर ममालिक की। वो बुनियादी तौर पे जो डिफरेंस है उनके कानूनी निज़ाम में और हमारे कानूनी निज़ाम में वो ये है कि वहाँ उन तमाम मुल्कों में चलती है जिसको कहते हैं सिविल लॉ सिस्टम। पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो दीगर ममालिक हैं वहाँ चलता है कॉमन लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम में एक यूनिफाइड कोर्ट स्ट्रक्चर होता है। बेशक कोर्ट्स के अंदर बेंचेस आप स्पेशलाइज्ड बेंचेस रखते हैं, मगर ओवरऑल जो कोर्ट सिस्टम होता है वो यूनिफाइड होता है। अगर सलाउद्दीन साहब ऐसी वफाकी आईनी अदालत बना दी जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट मौजूदा है हमारी, उसकी क्या पोजीशन होगी? जी, मैं वही वाज़ेह कर रहा था। सिविल लॉ सिस्टम में होता ये है कि आम मुकदमात जो होते हैं वो एक स्ट्रीम में चलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाले होते हैं जिसे हम रिट पिटिशंस कहते हैं वो एक दूसरी स्ट्रीम में चलते हैं, और तीसरी जो आईनी अदालतें होती हैं जो ये देखती हैं कि कोई कानून आइन के ख़िलाफ़ है या नहीं है, वो एक तीसरी स्ट्रीम चलती हैं। वो टॉप टू बॉटम जो हैं वो 3 सेपरेट स्ट्रीम्स चलती हैं। यहाँ इन्होंने ये किया है कि वैसे तो नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक एक यूनिफाइड स्ट्रीम होगी,
उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उसकी दो अलग अलग शाखें निकल जाएंगी। ये एक अदालत जो है वो ऑर्डिनरी केसेस कर रही होगी, दूसरी अदालत जो है वो आईनी नुकात पे फैसला कर रही होगी। अब जो नीचे से मुकदमा आया है, एक ही मुकदमे में दो इश्यूज हैं, एक आईनी नुक्ता है, एक ऑर्डिनरी लॉ का नुक्ता है, तो उसको आप चीड़ेंगे या आप वो सारे के सारे मुकदमात जो हैं वो आप नई आईनी अदालत में लेके जाएंगे। अगर आपने वो सारे के सारे मुकदमात आप नई अदालत में लेके जाएं, जो तजवीज़ यही थी कि कोई भी आर्टिकल 199 का केस जो है वो इस नई आईनी अदालत में जाएगा। आर्टिकल 199 हमारी जो जिसे हम रिट जुरिस्डिक्शन कहते हैं, तो फिर उसमें तो किराएदार और मालिक मकान के भी झगड़े 199 में फाइल होते हैं कि रेंट कंट्रोलर ने गलत फैसला किया। टैक्स के सारे मसले 199 में फाइल होते हैं, वो भी सारे फिर आईनी अदालत में जाएंगे। कोई आपका सीडीए से झगड़ा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से झगड़ा है, स्टेट बैंक से, एसईसीपी वगैरह, ये सारे जो मुकदमात हैं वो भी सारे आईनी अदालत में जाएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई 15 या 20% केसेस रह जाएंगे, बाकी सारे आपने आईनी अदालत में फेंक दिए। अब जब आपने वो सारे आईनी अदालत में आप ले जाएंगे तो फिर उस आईनी अदालत की परफॉर्मेंस और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क रहेगा? जो अगर एक्चुअल जुडिशियल रिफॉर्म्स मैं इसी नुक्ते पे थोड़ा सा आपसे ब्रेक लेके इस्लामाबाद में आऊँगा। बैरिस्टर दानियाल के पास मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। दानियाल साहब, आपको वेलकम प्रोग्राम में करूंगा। अभी हम ये जो आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट वाला इशू डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर आज वकला ने भी इसको रिजेक्ट किया है और साहब का भी जो तज्जिया है वो जाहिर करता है कि इसके अंदर काफ़ी भाम मौजूद है, क्लैरिटी नहीं है। आप इसकी क्या हिस्से वजाहत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, पहले मैं आपकी अगर एक बात का रिस्पॉन्ड करूं कि आपने कहा कि वकला ने इसको रिजेक्ट किया है। वकला ने रिजेक्ट नहीं किया, एक ग्रुप के, एक पॉलिटिकल पार्टी के वकला ने इसके ऊपर बोला है। ये जो तरमीम है, मैं बहसियत वकील में मुझे पता है कि ये जो हमारे जो लीगल प्रोसेस में प्रैक्टिस करते हैं और जो हमारे भाई हैं, उनको वकला को ये बड़े अरसे से एक ज़रूरत है। जहाँ लोगों के नॉर्मल केसेस को 20-20 साल लग जाते हैं और अपीलें नहीं लगती, लोअर कोर्ट्स में 10-10 साल लग जाते हैं और अपीलें नहीं लगती। इनको एड्रेस करने के लिए जो लॉ का ट्रू मैक्सिम है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये उसको एड्रेस करता है। ये जो अमेंडमेंट्स हैं और जो चीज़ें इन आ रही हैं, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात करें तो ये मसाके जमहूरियत का स्पिरिट थी। आप 199 का भी तज़किरा कर रहे थे कि रिट पिटीशंस का दायरा कार जो है वो आईनी कोर्ट के पास चले जाए। आईनी कोर्ट के पास चला जाएगा। 184 का जो परव्यू है वो भी आईनी कोर्ट के पास चले जाएगा। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जितने भी हैं 184 वाली सारी इसके पास चली गई, सारे उनके पास चले जाते हैं। तो फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या बनेगा? देखिए बात सुने, आपका कि किसने एक कांच की बोतल के ऊपर एक्शन लेना है और किसने डैम के ऊपर एक्शन लेना है, ठीक है ना, और किस टाइम पे लेना है। जिनके पास 25-25, 30-30 हज़ार केसेस का बैकलॉग हो, कैन दे अफोर्ड इट? मतलब मुझे बताएं कि आपके पास रोटी खाने के पैसे ना हो और आप कहो कि मैं जहाज़ का टिकट लेके लंदन जाऊंगा, ये कोई चीज़ सेंस डजंट मेक दानियाल सेंस। साहब, आपने मिसाल उसकी अच्छी दी जो मिसयूज था उसका सुओ मोटो का, लेकिन वही जो सुओ मोटो का मिसयूज़ है वो अगर पहले सुप्रीम कोर्ट से बैठा साकिब निसार कर रहा था या दानियाल वो आपके बंदयाल साहब कर रहे थे या उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब कर रहे थे, तो अब वो आईनी अदालत में बैठा चीफ जस्टिस करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईनी अदालत बना दें, यू नीड टू क्लैरिफाई दैट। देखिए, आपके दो चीज़ों में डिफरेंस है। एक जिसके पास रोटी खाने को पैसे नहीं है और एक उसके पास जिसके पास कोई थोड़े बहुत पैसे हैं और वो लाहौर कराची तक जहाज़ में सफ़र कर सकता है। आप खाली इसकी सिंपल मिसाल सर, लेकिन आप 184 और 199 सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से उठा के आईनी अदालत को दे रहे हैं, तो आपने सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है? देखिए, आप बात बताएं, आपके सुप्रीम कोर्ट को आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है। कौन सा काम? आपके मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट के पास 30,000 से जो केसेस हैं पेंडिंग, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं? सुप्रीम कोर्ट का काम है इंसाफ देना। इंसाफ किसको? कि आम बंदा जो 25 साल की कैद गुजार चुका है, पावर सुप्रीम कोर्ट की इधर से उठा के दे रहे हैं आईनी अदालत को। आप कौन सी पावर लेके दे रहे हैं? 184 की कौन सी पावर? कि आप जो है, आप उस चीज़ की पावर कि आप अपना काम करें, आपके ही जजेस में से, आपके कोलीग्स में से
कुछ कोलीग्स होंगे जिनके पास वो पावर होगी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स सुन रहे हैं, तो उनके पास ये पावर होंगे। कोई भी कोलीग्स होंगे, हैंड पिक्ड नहीं होंगे, कोई भी कोलीग्स। इसका नहीं, हैंड पिक्ड है, पहली वाली अदालत हैंड पिक्ड है। देखिए बात सुनिए, आपका तस्वीर ये है कि प्राइम मिनिस्टर की तजवीज़ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कोई भी हैंड पिक्ड नहीं होता, एक प्रोसीजर डिसाइड होगा। ये हैंड पिक्ड है जिसपे देखिए वो प्रोसीजर क्या है वो तो बाद में चूज किया जाएगा, लेकिन प्रोसीजर अडॉप्ट होगा और प्रोसीजर वही होगा कि इन्हीं जजेस में से उठाए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती आइंदा से कैसे होगी? किस तरह क्या होगी? देखिए कौन बैठेगा उसमें? वफाकी आईनी अदालत का बैठा। नहीं, हम एक चीज आप पूरा ऐसा एक स्ट्रक्चर तजवीज़ कर रहे हैं। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं। देखिए जो आपके पूरा काबू में रहे, ये आपकी तजवीज़ है। देखिए हम आज बैठे हैं, कल हम नहीं होंगे। ये जजेस हमारे खिलाफ होंगे, से मुजाहरा करना हम नहीं, ये जजेस हमारे आज कोई साथ नहीं है। जो जजेस जो है वो सरकार को सपोर्ट करते हैं। हाँ, सरकार जो है जजेस का काम सरकार को सपोर्ट करना नहीं है। गवर्नमेंट सरकार का मतलब कि आपने पाकिस्तान, आपकी जो सरकार हो या मैं हूं या कोई और, आपने चीजों को साथ लेके चलाना नहीं, लेकिन उनका काम कोलाइड नहीं करना, आपने इकट्ठे चलना है, तीनों इकट्ठे चलना है। आपने ऐसी चीजें, ऐसे फैसले नहीं देने जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए। सर उनका काम इंसाफ, आपने ऐसे फैसले नहीं देने जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, और आपने सिस्टम को साथ लेके चलाना है। तो अगर तो आपने चीज़ों को सिस्टमैटिकली चलाना होता है। अब हमने जो हमारा ये जो मुसद्दवा है या जो भी एक स्क्रिप्ट है या जो पेपर है, इसकी जो जिस्ट है, इसकी रूह क्या है? इसकी रूह है आपने उस पाकिस्तान के लोगों के, अवाम का जो मसला, आपने कहा जो जजेस का काम है इंसाफ देना, उसको एड्रेस कराना है। अच्छा। ये जो पेपर है वो उसको एड्रेस करवाता है। शर्जील मेमन साहब, एक सेकंड में आगे सेकेंड फेज में आ जाता है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनको एड्रेस करवाना, और उनके ऊपर आपको एक जो जजेस हैं उसके ऊपर एड्रेस भी करना और उसको बताना। हम इस डिबेट को कंटिन्यू करते हैं, दोबारा आपके पास है। तो शर्जील मेमन साहब, आपकी जमात का जो मौक़िफ़ है वो भी इसके ऊपर जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक नवीद कमर साहब की राय थी और वो मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर राय थी। उन्होंने कहा था कि इसमें जिन इश्यूज़ के ऊपर इत्तफाक़ राय हो मुख्तलिफ सियासी जमातों में, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। कंट्रोवर्शियल थॉर्नी इशूज़ जिस पे इत्तफाक़ नहीं है उसको साइड पे रख दें। फिर इसको पुश करने की आधी रात को कोशिश की गई। रात 2 बजे JUI से कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे पास थे 2-3 रोज़ पहले। उन्होंने कहा 2 बजे हमें मसवदा दिखाया गया, जिसके ऊपर हमने इतराज़ात किया, आर्टिकल 8 के ऊपर, 199 के ऊपर, इस तरह कुछ और शिकों के ऊपर। फिर वो बैक ट्रैकिंग हुई। अभी भी बिलावल जो है इसको प्लीड कर रहे हैं। तो आपकी जमात कहाँ स्टैंड करती है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया नदीम साहब। हमारी जमात की बहुत क्लियर एक पॉलिसी भी है, स्टांस भी है। और पॉलिसी स्टांस ये है कि मिसा की जमहूरियत में डेफिनेटली इन सारी चीज़ों का जिक्र था, और पीपल्स पार्टी उस वक्त मिसा की जमहूरियत की बात कर रहा हूँ मैं, आज से कोई 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें पहले से ही ये बातें तय थी कि हमने जो है वो अदालत में रिफॉर्म्स लेके आने हैं। सर मिसाक जमहूरियत में डाला गया था, लेकिन आपको पता है 18वीं तरमीम के वक्त PMLN ने इसकी मुखालफत कर दी थी। सर उन्होंने की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का स्टांस क्लियर था ना। पीपल्स पार्टी तो चाहती थी कि जी, और हमने भी सब यही किया कि 18 अमेंडमेंट में कि हमने जो आज नवीद कमर साहब बात करेंगे, जिस चीज पे इत्तेफाक हो रहा है तो वो तो कर लें। 18 अमेंडमेंट की बातें में हमने ये नहीं कहा कि जी आज अगर जुडिशियल रिफॉर्म की बात PMLN राजी नहीं है तो हम पूरे 18 अमेंडमेंट को इंस्टॉल करें। तो उस वक्त भी हमने यही किया था। जिस चीज पे एटलीस्ट सबका एक कंसेंसस है उस पर बात होनी चाहिए। देखें अदालतों में सिस्टम जो है सब किसी से, मतलब मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब यही वो थे ना साकिब निसार साहब, एक चीफ जस्टिस साहब, जिसने वो एक PTI के एक MP ने एक कराची एयरपोर्ट पे किसी गरीब आदमी को जूते मारे और फिर उस पर सुमोटो नोटिस दिया, फिर बोला कि 5 लाख रुपए डैम फंड में जमा कर दो और फिर जो है आप रिहा हो गए। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन से आइन में, कौन से कानून में, कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि जी इस तरह भी मुल्क में हो सकता है कि जी आप किसी को बोले कि आप 5 लाख रुपए डैम फंड में जमा कराओ और किसी को जूते मारो और रिहा हो जाओ। शर्जील मेमन साहब, इसमें सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ये हमारे 15-20 साल का जो अदालती निज़ाम है ना, आपको उसको देखना पड़ेगा। इफ्तिखार चौधरी को इस्तेमाल किया गया था पीपल्स पार्टी को फिक्स करने के लिए, और नून लीग उससे बेनिफिट कर रही थी, वो इंजॉय कर रहे थे। साकिब निसार को इस्तेमाल किया गया नून लीग को रगड़ा लगाने के लिए, और नून लीग वालों को जब खुद मार खा ली उन्होंने फिर समझ आनी चाहिए थी। लेकिन फिर बाद में भी अभी हम देखते हैं कि जो सूरत हाल है, जिस तरीके से आईनी अदालत का जो तस्वुर दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली देखिए मैं बोल रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली सबसे पहला वाक़या हुआ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अदालती कत्ल किया गया इसी जुडिशरी के जरिए, और सब जुडिशरी इस्तेमाल हुई। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने में जुडिशरी अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल हुई। मैं जुडिशरी बहुत एहतराम करता हूँ,
लेकिन आपने देखा 2 गवर्नमेंट मोहतरमा की जब गिराई गई तो मोहतरमा इंसाफ के लिए गई सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जिस तरीके से सर शर्जील साहब आईनी अदालत के जजेस की तकर्री जिस तरीके से आप करके अदालत को बना के आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट को जैसे अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप एक अपने लिए नया जो है ना बहुत बड़ा हवा खड़ा करने जा रहे हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में 5-7 साल 10 साल आपको डसेगा। अभी आप समझ नहीं रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। मैं गस कर लेंगे हम लोग क्या देखें कि साकिब निसार साहब को पीएमएलएन वाले हैंड पिक करके ऊपर लेकर आए थे। आपको पता है उनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज बनने तक नून लीग का बड़ा बुनियादी किरदार था, उसके अंदर कलीदी रोल इन्होंने अदा किया था। तो बाद में उसी साकिब निसार साहब के जरिए इनकी रगड़ाई भी हुई, इन्हें मार भी पड़ी। तो क्या उसका तरीकाकार ये नहीं है कि प्योर मेरिट बेस्ड शफाफ तरीकाकार अपनाया जाए, बजाय ये कि कोई फेवरेट ढूंढा जाए? नहीं, अभी तो फेवरेट ढूंढा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर तजवीज़ करें और जरदारी साहब उसको लगा दें। नहीं, पीपल्स पार्टी किसी फेवरेटिज्म के उसमें हक में नहीं है कि जी कि कोई पिक एंड चूज हो। पीपल्स पार्टी कहते हैं जी सिस्टम ठीक करना, तो जिसने भी आना है हो सकता है कि जी जिन लोगों की ख्वाहिश है वही आ जाए। मतलब हमें किसी ने वो नहीं, सब अच्छे जजेस है, कोई जज बुरा नहीं है। मतलब अगर मैं इस वक्त काफी फैसल साहब बहुत अच्छे जज हैं, अगर मंसूर अली शाह साहब है मुझे वो भी बहुत अच्छे जज लगते हैं, अच्छे जज है। और बस बफी साहब आपकी जमात जो है वो बेटर करने की बात कर रहे हैं, वो इसको कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करना चाहिए इस प्रोसेस के अंदर। अगर ये कहें कि फौरन हमने रिजेक्ट कर दिया, बात भी नहीं सुननी है, सारे चोर डाकू हैं, तो वो भी नेगेटिव अप्रोच है। आपको इंगेज करना है, इंगेज करके बताएं, हाईलाइट करें, सियासी जमातों से डिस्कस करें और उन इश्यूज़ को लोगों को बताएं कि ये प्रॉब्लम है। आप मुझे बताएं कि आपकी जमात क्या वैसे ही इंगेज कर रही है जैसे 18वीं तरमीम के वक्त आपके लोग इंगेज कर रहे थे? मालिक साहब, अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ था ना कि जी आपने कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाना, हमें इस पे इशू कोई नहीं था। पिछले 10, 12, 14 साल पहले ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया था तो आप कर सकते थे। हमें इशू इसकी टाइमिंग के ऊपर है। पिछले 2.5 साल से पीडीएम की गवर्नमेंट बैठी है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन कोड क्यों नहीं बनाए गए, ये अमेंडमेंट की जरूरत पेश क्यों नहीं आई? अचानक यानी कि 1 महीना जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रह गया सस्पेंड रिटायरमेंट होने से पहले, उस वक्त आपने अचानक दिन रात मेहनत करके रात को ये चीज़ चेंज करवानी थी। इसके पीछे आपकी मैलाफाइड इंटेंशन नज़र आती है। हमारा ये था कि अगर आपने ये प्रोसेस रन करना भी है तो उसके लिए एक प्रोसेस है। आप पार्लियामान में लाएं, सेनेट में लाएं, कौमी असम्बली में लाएं, आप इसके लीगल कमेटीज़ में लाएं, हम अपना इनपुट देते। लेकिन आप अगर 1 बाय 1 अभी इसमें 3-4 मुसवदे मार्केट में आ चुके हैं, अगर आप इसमें से कोई एक मुसवदा भी उठा लें जो भी मार्केट में नून लीग ने फ्लोट किया हुआ है या जो इनको पकड़ाया गया फ्लोट करने के लिए एटलीस्ट, उसमें से हर चीज़ आपको उस पर नज़र आएगी कि सुप्रीम कोर्ट की मतवाजी एक अदालत क्रिएट की जा रही है कि, और वेरी फ्रैंकली लेट्स नॉट मंच वर्ड्स फॉर इट जी। इसकी वजह से अगर आप देखें तो आपको शिकों में एक बड़ा जबरदस्त किस्म का वन साइडेड एक आइडिया नजर आएगा। यानी कि क्या, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हेड कौन होगा? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का चीफ जस्टिस। अपॉइंटमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट जजेस की जो कमेटी है उसको चेयर कौन करेगा? चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। उनके जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स है, यानी कि इस्लामाबाद हाई की ट्रांसफर पोस्टेड नहीं हो सकती, उनको ट्रांसफर बाकी कोर्ट्स में किया जा सकता है, वो कौन करेगा? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज को कौन सुनेगा? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। पार्टीज को किसको ज्वाइन करनी है, इंडिपेंडेंट लोगों ने किसको ज्वाइन करना है, पार्टीज के साथ क्या होना है, उस सारे इश्यूज कौन देखेगा? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। हर वो चीज जो इस वक्त आपको कहीं ना कहीं से पीटीआई रिलेटेड, एजेंडा रिलेटेड नजर आ रही है, वहां आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नजर आएगा। ये इनकी जो मैलाफाइड इंटेंशन, हमें इस पर एतराज है। अगर आप वैसे प्रोसेस रन करना चाहें, अभी इलेक्शन जो अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं बार बार, जो ये जिसकी आज ये इन्होंने लेटर स्पीकर साहब ने इशू किया है, इसको देखिए पिछले 1 महीने पहले जब इसको रन किया गया था तो उसका जो प्रोसेस इतना फ्लॉड था कि हम सेनेट में पहुंचे हैं जी और एग्जैक्टली 5 मिनट बाद वो बिल पास हो गया। किसी को कुछ पता नहीं, किसी कमेटी में नहीं गया, कुछ नहीं किया। आज बैठे बैठे अचानक जारी करी कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर आया उसमें उन्होंने जो खात वाले इशू को भी थोड़ा बाद में रखते हैं। सलाउद्दीन साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे अभी भी ये सवाल आपसे दोहरा के सलाउद्दीन साहब पूछना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर वफाकी आईनी अदालत वैसे ही बन जाती जैसे तजवीज़ की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट ही होगी या एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट बन जाएगी? उसका क्या स्टेटस क्या होगा उसका? बिल्कुल वो सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी। उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी वो एपिक्स कोर्ट होगी, और जो एक आइन में आर्टिकल है कि बाकी तमाम कोर्ट्स आज अभी आइन में जो है कि तमाम कोर्ट्स और तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, जुडिशल अथॉरिटीज़ वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ताबे होंगी, वो उसमें चेंज करके लिखा है कि वो अब आइनी वफाकी अदालत के ताबे होंगी। तो बेसिकली देखें, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो आज मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के पास जितने मुकदमात हैं उनके मे बी 20% सुप्रीम कोर्ट के पास रहेंगे,
बाकी सारे आईनी वफाकी अदालत के पास जाएंगे। अब जो कहा जा रहा है, और मेरे शायद यहाँ जो तमाम भाई बैठे हैं उन्होंने शायद उसको सेपरेट नहीं किया कि एक्चुअली बिल में पैकेज में लिखा क्या गया है और जो उसके जवाब पेश किए जा रहे हैं। ये नहीं लिखा कि सिर्फ अहम नौयत के आईनी मामलात जो हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लिखा जाएंगे। ये लिखा गया है कि आईनी दरखास्तों की जो अपीलें हैं, आर्टिकल 199 की जो अपीलें हैं, वो भी सारी की सारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगी। अगर बात सिर्फ 184 की होती कि सुओमोटो की पावर हमने इनसे ले ली है, सुओमोटो पे तो बेशक मैं तो कहता हूं कि अगर इस पे आईनी तरमीम कर दें कि सुओमोटो ख़त्म ही हो जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, मगर इन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने किया है कि तमाम 199 की अपीलें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगी। और जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था, 199 जब किसी किराएदार का झगड़ा मालिक मकान से होता है, रेंट कंट्रोलर के पास जाता है, रेंट कंट्रोलर के फैसले से वो मुतमईन ना हो तो वो हाई कोर्ट में 199 की दरखास्त देता है। उसके फैसले की जो अपील होती है वो पहले सुप्रीम कोर्ट में जाती थी, अब इस नए पैकेज के मुताबिक वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगी। जब कोई सर्विस कोई ब्यूरोक्रेट जो है अपना सर्विस रिलेटेड मैटर लेके जाता है वो भी 199 में लेके जाता है। जब कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी के खिलाफ कोई आपका मसला ये हो कि भाई मेरा हमसाया जो है उसने ग्रीन बेल्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है, सीडीए ने मेरी दरखास्त सुनी नहीं है, वो भी 199 में हाई कोर्ट में जाता है। ये तमाम जो केसेस हैं इनको आपने उठा के एक अदालत उज़्मा का नाम बदल के आपने कुछ भी रख दिया हो, मगर आपने वो ही तमाम केस लोड जो है वो उस नई अदालत को दे दिया है। तो मुझे तो समझ में नहीं आती कि अगर आपका एक्चुअल कंसर्न ये था कि हमने केस लोड कंट्रोल करना है और इनकी अटेंशन जो है नॉर्मल केसेस अभी जो मुजव्जा जो तरमीम है उसके मुताबिक कोर्ट से उठा के सारा कुछ उठा के वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल कर दिया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दानियाल साहब, अभी जो सलाहुद्दीन साहब का तजिया है वो बड़ा कन्विंसिंग लगता है मुझे कि आप सारे मुकदमे उठा के सुप्रीम कोर्ट से उठा के आईनी अदालत में डाल दें और फिर कहीं वर्कलोड कम हो जाएगा तो आपका पॉलिटिकल एजेंडा तो सर्व हो जाएगा, लेकिन मसला हल नहीं होता। नहीं सर, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है ही नहीं जिसको हमने सर्व करना है। पहली बात, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। जिन्होंने आर्टिकल 199 की बात की और 184 की बात की और ग्रीन बेल्ट्स और इन चीज़ों की बात की, हम बड़े क्लियर हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ को सुनेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज ये जो आपके ग्रीन बेल्ट्स और जो नॉर्मल पब्लिक एट लार्ज फॉर एग्जांपल के को अफेक्ट करते हों, जो अगर ग्रीन बेल्ट में 2 फुट पे बिल्डिंग आनी है या नहीं आनी, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं सुनेगा। लेकिन आपने जो तरमीम डाली है वो बहुत जनरलाइज तरमीम है, वो पूरी 199 को उठा के ले जाती है। बड़ा क्लियर ये बात बता रहा हूँ, और वो सुनेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं और उन्हीं को ही एड्रेस करेगा। और नॉर्मल जो क्रिमिनल प्रोसीजर के केसेस हैं और जो और नॉर्मल रिट पिटीशन, जो नॉर्मल जो चीज़ें चलती हैं जिसमें अबहाम है, फॉर एग्जांपल कोई ज़मीन का तनाज़ा है, कोई ज़मीन के तनाज़े के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, कोई वो रीड करना है कि शामलात कौन सी है, दे है या दूसरी है, ये मामलात जो हैं ये नॉर्मल कोर्ट्स में चलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ मुझे आज स्पीकर वाले ख़त का भी चलाइए। आप खुद भी एक्सपर्ट हैं कानूनी मामलात के ऊपर। हमारे यहाँ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग एज ए जर्नलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को आपको बदलना हो तो आप 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम के जरिए बदल सकते हैं। ये बात सही है? बिल्कुल ठीक, ऐसे ही बिल्कुल ठीक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है मखसूस नशिस्तों के ऊपर, अगर आपको पसंद है या नापसंद है, आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उस फैसले को बदल नहीं सकता। स्पीकर साहब आज कह रहे हैं कि आप ये फैसला बदलते हैं, ये कैसे कह सकते हैं? आपकी एक चीज़ जो है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक ये कि उसकी इन्फोर्सेबिलिटी और दूसरी चीज़ है उसकी इंटरप्रिटेशन। पहली चीज़ ये है कि आपने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद एक बिल आया, और देखिए एक बिल आया, उस बिल के ऊपर वोट हुआ। वो बिल एक प्राइवेट मेंबर के थ्रू था, ठीक है ना। प्राइवेट मेंबर ने बिल पेश किया और उस पर उसने रीइटरेट किया किन 2 चीज़ों के ऊपर जो आइन में पहले थी। वो एक चीज़ क्या थी
कि आपने के पास कितनी मुद्दत है अपनी पार्टी चूज़ करने की, ठीक है ना। हमने वोट करने के लिए उनके पास पेश कर दिया और अब पार्लियामेंट की ये पावर थी कि उसके फॉर वोट करे, उसके अगेंस्ट वोट करे। जिनको अभाम था उसमें बहुत और जमातें थी, वो उसके अगेंस्ट इलेक्शन एक्ट को इस एक्ट ने फर्दर अमेंड किया। आपने उसकी पहले वाले इलेक्शन एक्ट को सर आपने इस वाले एक्ट ने रीइटरेट किया, आपने रीइंफोर्स किया और आपने बताया कि आईन ये कहता है, देखिए आईन पहले क्लैरिफाई करता है। आइन में ये आपके पार्ट ऑफ द ये इसमें है कि कितना दिन है, पॉलिटिकल पार्टी कितने दिन बाद ज्वाइन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। सर एक हमने जब ये अमेंडमेंट ने क्लैरिफाई किया और हमने उसको क्लैरिफाई किया, एक एक्ट और उसमें फर्दर अमेंडमेंट्स लेके आ गए, फर्दर अमेंडमेंट्स लेके आ गए। अगेन इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे। स्पीकर साहब ने सब कैसे लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। आपकी देखिए सुप्रीम कोर्ट की जॉब क्या है। सुप्रीम कोर्ट की जॉब ये नहीं है कि वो पार्लियामान का जो आइन है उसको बताए कि आइन को रीराइट नहीं कर सकती सुप्रीम बप्पी साहब से पूछते हैं। उसको जहां बिटवीन द लाइंस आइन खामोश है उसको लेजिस्लेट कर सकती है। आइन खामोश है, उसको क्या नाम है, उसकी तशरीह कर सकती है, लेकिन रीराइट नहीं कर सकती। रीराइट करने की पावर्स किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ने इन्फोर्स करके उस बिल के थ्रू दोबारा बताया कि ये चीजें हैं, ये इस तरह इन्फोर्स होंगी, इस तरह चलेंगी, और जो अमेंडमेंट्स हैं वो सामने दोबारा। बप्पी साहब ने उसी लाइट के ऊपर क्या ये खत लिखने की गुंजाइश मौजूद थी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इसकी गुंजाइश नहीं थी? अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, अगर आप पूरा एक पैटर्न चेक करें ना, मेरे ख्याल में अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूँ, जब उस वक्त जस्टिस अता बंदियाल साहब थे, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि जो हमारा जो डिसीजन है पंजाब का और केपी इलेक्शन ना करवाने का, ये गलत है और फौरी तौर पे 14 मई को इलेक्शन करवा दो। उस वक्त भी अचानक एक ये मेरे ख्याल में पार्लियामेंट स्पीकर ने एक लेटर लिख दिया था कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते, या पूरी की पूरी नेशनल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास कर दी थी कि जनाब अचानक पंजाब असेंबली और केपी के अलहदे नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन बंदियाल साहब के सारे काम सही नहीं थे। 63 का जो उन्होंने फैसला किया हुआ है बड़ा मुतनाज़ फैसला है, मैं उसको स्ट्रांगली अपोज करता हूँ। वो गलत फैसला था। दैट अमाउंट्स टू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चेक नो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 2 असेंबलीज पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है और आपने पाकिस्तान चला लिया, 2 सूबे चला लिए। हार्ड कैन दिस वर्क? 63 का फैसला रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था बंदियाल साहब का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। इस वक्त देखिए, अब आज के खत पे आ जाए। एक अर्ज बता, आज के खत पे अब सिंपल ये कि इस वक्त इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि जी रिजर्व सीट्स जो है वो इस वक्त जो है ना आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स को देनी है, और वो जो 41 मेंबर्स है जिनको आपने इंडिपेंडेंट किया, जो जस्टिस फाइज ईसा में उस 11 जजेस में शामिल थे, जिसमें लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया। मैंने तो पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगाई थी, मैंने तो सिर्फ बल्ला लेने का कहा था। यानी कि वो लोग जिन्होंने अपने उसमें लिखा था कि वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो पीटीआई के थे तो दे कैन गो टू पीटीआई। ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। 1 महीने से इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन घुमाई जा रहा है, आखिर फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप जरा फैसले को तशरीह करेंगे। उन्होंने तशरीह करके बता दिया कि 41 इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं वो पीटीआई के तस्वुर कीजिए, और अगर मौलाना साहब किसी तौर पे इनकार करते तो इन्होंने कड़वा घूट भर के इन पीटीआई के 41 लोगों में से उन 6 लोगों को पेश करना था, आओ भी आप हमारे हक में वेट करो, और फ्लोर क्रॉसिंग, ताकि डिस्क्वालीफाई भी ना हो और फ्लोर क्रॉसिंग करवा दी जाए। ये जो पर्पस सर्व हुआ है, इसके ऊपर अचानक आके आज जनाब स्पीकर साहब ने लेटर लिख दिया कि जनाब आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने 7 अगस्त को लॉ पास किया था, उसमें जो है ना फ्लोर क्रॉसिंग तो खैर पता नहीं थी, लेकिन पोलिटिकल पार्टीज में जिसको अपना वो एफिडेविट साइन करके दे दिया वो उसी जमात का हो जाएगा। आप इसमें इनकी इंटेंशन चेक करें। इस अमेंडमेंट के अंदर आपने आर्टिकल 63 की अमेंडमेंट भी लिखी है कि फ्लोर क्रॉसिंग अगर इन केस पीटीआई के लोग हो भी जाए, फ्लोर क्रॉसिंग में वोट काउंट होगा, डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, और अगर डिस्क्वालिफिकेशन तो किसके पास जाएगी? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन बैठा होगा? इनका हैंड पैक बंदा, और वो फिर क्या करेगा? नहीं यार 6 लोगों को माफ कर दिया जाए, इनके तो इलेक्शन कमीशन में जो सलाउद्दीन साहब इस पे आपसे तजिया में लेना चाहूँगा। जो आज स्पीकर साहब का ख़त है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि हमने तो न्याय एक्ट बना दिया है, उसकी रोशनी में ये रिजर्व सीटों के ऊपर उन्होंने अपने मुतालबात पेश कर दिए। अब थोड़ा सा आप इसके ऊपर तजिया दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, पार्लियामेंट ने एक्ट भी बना दिया, इलेक्शन कमीशन को एक 8 रुकनी बेंच ने वजाहती हुक्मनामा भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, और स्पीकर साहब का क्या आज का मुतालबा दुरुस्त है या गलत है? नदीम साहब, इस पे आने से पहले मैं एक दानियाल साहब ने जो बात की थी कि ये उसकी वजाहत कर दूं।
कि उन्होंने कहा कि ये मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि आम जो 199 के केसेस हैं उनकी अपील कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को नहीं जाएगी, ये ग्रीन बेल्ट वगैरह ये वो टैक्स वैक्स के मामले नहीं जाएंगे। मैं वो शिक पढ़ना चाहता हूँ जो इस मुसव्वदे में है। ये शिक नंबर 24 है और इसका क्लॉज फिर 3 है। उसमें ये लिखा है ऑल अपील्स, पिटिशंस or review applications arising out of judgments or orders of High Court passed under Article 199 filed or pending before Supreme Court prior to the Constitutional Amendment Act 2024 shall forthwith stand transferred to the Federal Constitution Court and shall only be heard and decided by the court. All appeals, petitions, reviews relating to 199 shall only be decided. तो ये बात, ये कॉन्सेप्ट, ये मिसकॉन्सेप्शन है। आपने जो पढ़े है, जो हमारे पास अभी तक मुसव्वदा है वो यही है, लेकिन दानियाल साहब कह रहे हैं कि मुसव्वदा भी आप लोगों के पास है, ये अभी ऑफिशियल कॉपी नहीं है। ये आप लोगों का हो सकता है, आपके पास बेहतर मालूम है। हमारे पास कॉपी यही है जो आपने पढ़ा है। आपको बात सर, ये जो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जो शेयर भी किया था बार एसोसिएशन से कल, उसमें भी यही था। बहरहाल अगर इन्होंने कोई रिकंसिडर कर लिया है तो अच्छी बात है। अब दूसरी बात, जहां तक अभी रिकंसिडर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, आपने जो पढ़ा है अभी तक यही वाला डॉक्यूमेंट है जो हमारे सबके पास है। अभी मेरा नहीं ख्याल है कोई मैंडेट कॉपी ऐसी ही पोजीशन है। और मैं इसकी वजह भी बता दूं कि ये डालने की जरूरत क्यों आई थी। ये डालने की जरूरत क्योंकि पहले ये डिस्कशन हुई थी कि सिर्फ हम 184 की जो जुरिस्डिक्शन है वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। फिर ये इशू उठा कि फर्ज करें कोई डायरेक्ट खुद वो 199 की पिटिशन फाइल करे, कोई डायरेक्ट 184 में ना आए, कोई नीचे जाके हाई कोर्ट में 199 की पिटिशन फाइल करे, उसमें हाई कोर्ट कोई ऑर्डर कर दे, और वो तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट चली जाए तो फिर हमारा जो मकसद है वो तो पूरा नहीं होगा। तो फिर उनको ये करना पड़ा कि 199 की सारी जो अपीलें हैं वो वहां डाल दें। बहरहाल अब आपने दूसरी बात की स्पीकर के लेटर की। देखिए जी बिल्कुल, उसमें पोजीशन ये है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो किसी कानून की तशरीह करता है, तो फिर पार्लियामेंट के पास ये हक हासिल है कि वो अगर उस कानून को ही अमेंड कर देता है और विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर देता है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बाईपास हो सकती है। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ कानून की तशरीह ना कर रहा हो बल्कि आईन की तशरीह कर रहा हो, जो फुल कोर्ट का फैसला था वो उसमें आईन की तशरीह हो रही थी, तो फिर उसको चेंज करने के लिए आपको आईनी तरमीम दरकार है। वो मैं समझता हूं बिल्कुल वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, और इस केस में अगर फिर ये चेंज करना था तो फिर उन्हें आईनी तरमीम की जरूरत पड़ेगी। दानियाल साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखें जी, बिल्कुल ये आइन में एक चीज़ लिखी है, जिस तरह मैंने पहले कहा, मैं उसको दोबारा उसी के ऊपर कहूँगा कि लिखी है। हमने उस बिल के थ्रू उसको रीट्रेट किया है कि एक चीज़ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि आइन को रीराइट कर सके। उनके पास पावर्स हैं इंटरप्रेट करने की। जब इंटरप्रिटेशन दोबारा आपने क्लियर कर दी तो उसके बाद कोई स्पेस रहती नहीं है। और पार्लियामेंट, मुझे ये लग रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आप नहीं मानना चाहते। इलेक्शन कमीशन दरमियान में है, वो देखता है आपकी तरफ। एक तरफ पार्लियामेंट खड़ी होगी, एक तरफ इलेक्शन कमीशन खड़ा होगा और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा होगा। तो ये क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जो क्लियर कट। कोई क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तीनों इंस्टीट्यूशंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कंप्लाई नहीं करना चाह रहे। तीनों इंस्टीट्यूशंस के पावर्स जो हैं वो आइन में बड़ी क्लियर है, और ये नहीं हो सकता कि आइन में अपनी पावर से एक्सीड कर सकें। मतलब जो पावर है, एक ओवरऑल सिचुएशन देखें। मुझे आप एक बात बता दें, पिक्चर करें ओवरऑल सिचुएशन को कि इलेक्शन होता है 8 फरवरी को, और पार्टी का एक फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया हुआ है, और उस पर बल्ले के बगैर पार्टी इलेक्शन में जाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन ये की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो छुट्टी करा दी पीटीआई की। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने तो बैन लगाया ही नहीं था पीटीआई के ऊपर, पीटीआई एज पार्टी थी, है और रहेगी।
ठीक है, तो गलत फैसले की तशरीह हमने की निशान ले लिया पाकिस्तान, हमने निशान ले लिया, आपने निशान भी ले लिया, पार्टी की भी छुट्टी करा दी। निशान लेने के अब ऊपर सुप्रीम कोई कोर्ट बात ने नहीं, उसकी कहा बात कर दी, बात सुनिए, गलत इंटरप्रिटेशन निशान ले लिया, ये सारे पीटीआई वाले। उसके बाद मुझे बात बताएं, अब आप उस फैसले को इन्फोर्स होने से रोक रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं हो रहे। मुझे एक बात बताएं कि एक ने जमात ज्वाइन की, एक ने जमात नहीं ज्वाइन की। जिसने नहीं ज्वाइन की उसको हमने रोका था ना ज्वाइन करो। वो एक गलत फैसले की नहीं, मुझे बात बताना, जिसने ज्वाइन की, जिसने ज्वाइन की उसने क्यों ज्वाइन की? देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जिसने ज्वाइन की उसने क्यों ज्वाइन की? मुझे बात बताएं ना कि इलेक्शन कमीशन ने बात सुने, गलत इंटरप्रिटेशन दी। मुझे बात बताएं कि जिसने ज्वाइन की उसने क्यों ज्वाइन की? सर इसलिए कि वो पहले आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ठीक है, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया पार्टी, है ही नहीं। जिन्होंने नहीं ज्वाइन की उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन की? सर किसी की ज्वाइनिंग थी नहीं ना। नहीं, जिन्होंने ज्वाइन की ना सर, उन्होंने उसी पार्टी इलेक्शन में सारे इंडिपेंडेंट आए। मुझे बात बताएं, पहली अगर आप पहली चीज बताएं, ये आपकी इनकी नाअहली और नाकामी की नहीं, सुने, इनकी नाअहली और नाकामी की वजह से मुल्क सफर नहीं करेगा। इलेक्शन करवाते ना, क्यों नहीं इलेक्शन करवाया? इनकी जमात की इलेक्शन करवाते, इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? इन्होंने इलेक्शन नाक नहीं करवाया, अपनी पार्टी का सिंबल लूज किया। सिंबल लूज करने के बाद आपने जो भी प्रोसीजर था उसमें लॉ बड़ा, आइन बड़ा क्लियर है कि आपने पार्टी ज्वाइन करनी है। इनके जमात के मेजॉरिटी लोगों ने पार्टी ज्वाइन कर ली। अब जिन्होंने नहीं ज्वाइन की उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अब आप कहें कि नहीं उन्होंने ज्वाइन नहीं की, उनको अब हम आगे जाके ज्वाइन गलत कह रहे हैं। आइन आपको टाइम देता है, उस टाइम पे आपने ज्वाइन करना है, उसको वो पसंद आए या ना आए, ये पावर्स नहीं है हम लॉ को आइन को रीराइट कर सकते। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये फैक्ट्स को बहुत रुइन कर रहे हैं। यानी कि आप ये देखिए, जिस दिन हमारा आखिरी इलेक्शन का वो यानी कि जिसको सिंबल अलॉटमेंट का डे है, उस दिन जब हमारे कैंडिडेट्स के इलेक्शन कमीशन के पास कि हमें सिंबल अलॉट कर दिया जाए, उन्होंने कहा जी पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो किसी ने इंडिपेंडेंट अपने फॉर्म तीन सेट जमा कराते, किसी ने इंडिपेंडेंट लिखा, एक पीटीआई लिख दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से प्रपोजल सेकेंडर, क्योंकि आपको याद है उठा लिए गए थे, हर बंदे ने अपने डिफरेंट प्रपोजल, तो वो अगवा कर लिए गए। तो जिसका जो प्रपोजल सेकेंडर वाला फॉर्म बच गया वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया। किसी का पीटीआई वाला एक्सेप्ट हो गया और किसी का इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 39 लोग ऐसे हैं इनमें से जिनका पीटीआई का जो इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन पेपर था वो एक्सेप्ट हो, तो वो पीटीआई हो गए, बाकी बच गया 41। अब जस्टिस फाइज साहब ने खुद कहा कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड जमात है, मैंने तो सिर्फ बल्ले का निशान लेने गया था, पीटीआई नहीं कहा था, ये तो गलत कर दिया। इलेक्शन कमीशन कहा जी हमसे अब गलती हो गई। सो हुआ ये, उन्होंने कहा जी जो बाकी 41 है जिन्होंने उस वक्त अपना फॉर्म इंडिपेंडेंट लिखा था लेकिन बाद में उन्होंने एफिडेविट दे दिया, उन 41 लोगों ने एफिडेविट जमा कराया। बाय द वे ये फैक्ट, उन 41 ने जमा करा दिया कि हम पीटीआई के हैं, हमने पीटीआई के निशान पे इलेक्शन लड़ा और पीटीआई में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। पहले 41 के 41 लोग वो हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इनको अब पीटीआई डिक्लेयर कर दें। अब ये फैक्ट्स अक्सर आ चुके हैं। सो 39 ऑलरेडी पीटीआई थे, 41 का एफिडेविट जमा हो गया क्योंकि इलेक्शन में उनका नॉमिनेशन पेपर इंडिपेंडेंट था। सो अब ये सारे के सारे 80 लोग पीटीआई के हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तशरीह है। अब आपको जिस तरफ से घूमना जाए। और दूसरी बात ये, अगर मैं इलेक्शन लड़के आया हूं और मैं कहता हूं मैं पीटीआई का हूं, आप या कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट छोड़े इलेक्शन कमीशन, दुनिया का कोई किसी के पास ही कैसे ताकत है कि मुझे कि नहीं तुम सुन्नी इत्तेहाद के फलाने, और इलेक्शन कमीशन चॉइस ही नहीं दे रहा था उनको कि नहीं जी पीटीआई तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तब उन लोगों ने कहा कि ठीक है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फाइजी से साहब ने खुद कहा कि पीटीआई एग्जिस्ट करती है, उन लोगों ने एफिडेविट जमा कराया, उसके बाद वो सारे पीटीआई हो चुके। ये है सारे। अच्छा, क्लोजिंग रिमार्क्स सलाउद्दीन साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये क्लैश है तीन इदारों के दरमियान में, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, एक तरफ एग्जीक्यूटिव है जो स्पीकर साहब ने खत लिख के बराह रास्त फ्रीक के तौर पर मैदान में आ गया, और इलेक्शन कमीशन जिसने फैसले पर अमल करना है। अंजाम क्या होगा, किसकी मानी जाएगी? सर मैं तो देख रहा हूँ कि अगर ये बज़िद रहे तो इसमें बहुत बुरे अंजाम होंगे। ये क्लैश इनएविटेबली बनेगा इदारों में आपस में दरमियान में, और फिर कोई तीसरी कुव्वत ही आएगी। और इसके अलावा ये ड्राइव कर रहे हैं कि ये हम इस नहज पे पहुँचे। खुदारा अपने शॉर्ट टर्म सियासी मकासद के लिए पूरे के पूरे अदालती निज़ाम को और पूरे के मुल्क के आइनी निज़ाम को बर्बाद ना करें। क्लोजिंग रिमार्क सर आपसे भी दानियाल साहब। सर मैं यही कहूँगा इनको कि ये जो
अपनी इंटरप्रटेशन और इन चीज़ों के ऊपर ही मेरे भाई साहब जो लगे हुए हैं कि मुल्क को हमने आगे लेके जाना है। अवाम की दो सोच है, एक जलाओ घराओ तफरीक और डिवाइड की, और एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। जो लोग वोट करेंगे हमारे साथ और आइनी बिल्स में हमारे साथ खड़े होंगे वो इस एक सोच में से एक सोच को वोट देंगे। या आप मुल्क को जलाने और घिराने और आप कमज़ोर करने के साथ हो, या मुल्क को आपने आगे लेके जाना है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, सेनेटर पी साहब और सलाहुद्दीन अहमद साहब, शर्जील मेमन साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।